जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य सभी परीक्षाओं में लगातार जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वे सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे और उन प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों के एडिशनल फैक्ट्स की भी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और जो कि अगल बगल से प्रश्न बन सकते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए लगातार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे संबंधित लगातार जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो सारे के सारे अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उनसे। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, या एक छोटे क्षेत्र की बोली जाने वाली बोली को? 3 सेकेंड आपको मिलते हैं, आप उत्तर दें। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ध्यान समझिएगा, भाषा जो होता है एक मानक रूप जब होता है किसी भी भाषा का तो उसे हम कहते हैं भाषा। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। बोलियां अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती हैं। जैसे हम कहते हैं भाई हमारे पास एक हिंदी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी आती है भाई? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आते हैं। आपसे कहते हैं बिहारी हिंदी एक होती है, बताओ बिहारी हिंदी में क्या क्या आता है? तो आप कहेंगे बिहारी में आता है मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी बिहारी के अंतर्गत आ गए। अब आता है आपके पश्चिमी बोली के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो पश्चिमी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इसके बाद बांगरू, हरियाणवी, है ना, इसके बाद कन्नौजी, बुंदेली, है ना, ये सारे के सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो बोलियां होती हैं, अच्छा राजस्थानी, इसी के अंतर्गत कुछ राजस्थानी हिंदी आती है। राजस्थानी हिंदी में क्या क्या आता है भाई? मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, है ना, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं और इन्हीं बोलियों को हम विभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाषा कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब बोली की बात कर ली गई है तो अब बताइए जल्दी से, हमारी हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी गई है? हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और देवनागरी लिपि में नेपाली भी लिखी गई है और मराठी भी लिखी गई है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मगध काव्य किसकी रचना है? ये मगध नाम की जो काव्य है वो किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा की, अमृत राय की, अज्ञे की, या हरिवंश राय बच्चन की? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा तो बिल्कुल सही जवाब है। मगध जो है वो श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। अगर यहीं पे अज्ञेय जी की बात कर लेते हैं तो अज्ञेय जी की जो प्रमुख रचना है वो जो है कि आंगन के पार हार। आंगन के पार हार जो है कि ये अज्ञेय जी की रचना है। और हरिवंश राय बच्चन जी की जो प्रमुख काव्य है वो दो चट्टानें, है ना, ये जरूरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं, निम्न में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, नेहरू, या फिर राजेंद्र प्रसाद? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद तो बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे और प्रथम राष्ट्रपति रहने के साथ साथ ये चूंकि बिहार के मूल निवासी थे तो इनको बिहार केसरी भी कहा जाता था। क्या कहते हैं? बिहार केसरी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहे हैं, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण, महाधन उष्ण? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी महाधन उष्ण तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं। उन तीनों प्रकार की संधि में पहला पार्ट होता है स्वर संधि का, और दूसरा होता है व्यंजन संधि का, और तीसरा होता है विसर्ग संधि का। अब इस स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां होती हैं। उन 5 संधियों में एक होता है गुण संधि, और गुण संधि का नियम ये कहता है कि यदि अ के साथ उ मिल जाता है तो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। और उसी अ के साथ यदि ई मिल जाता है तो ए हो जाता है, और उसी अ के साथ अगर री मिल जाता है तो अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। तो अब यहाँ पे क्या, महा और
अ का मतलब मैंने बोला ना, तो अ या आ के साथ ई उ या उ मिल जाए, मतलब जो स्वर होगा ये ह्रस्व या दीर्घ के साथ ह्रस्व या दीर्घ मिलता है तो बनता यही है, ठीक है। तो महा धन उष्ण के साथ जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा महोष्ण। आ धन उ बराबर ओ हो जाएगा, महोष्ण हो जाएगा। आप ये पूछेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता, फिर बिल्कुल सही पूछ रहे हैं आप, लेकिन उष्ण जो है ये लिखा गलत है। अगर इसका भी संधि अगर हम करेंगे महाधन उष्ण का तो महोष्ण ही होगा, लेकिन चूंकि उष्ण यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शब्द गलत है, और शब्द गलत है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आओ, आओ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको बार बार मैं बताता हूँ, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि एक मूल शब्द है ना, मूल शब्द के बाद में जो कोई शब्दांश जुड़ जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और बह में जुड़ा हुआ है आओ, मूल शब्द क्या है? बह में जुड़ा हुआ है आओ तो बन जाता है बहाव। और आपको बताया गया है कि प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? कृदंत और तद्धित। अब कृदंत प्रत्यय जब क्रिया में प्रत्यय लगता है तो कृदंत प्रत्यय। अब ये बह मतलब बहना, तो बहना मतलब क्रिया है ना, तो क्रिया में जब प्रत्यय लग गया तो कृदंत प्रत्यय। और अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अगर लगेगा तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, कपीश शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास तो बिल्कुल सही जवाब है। कपि ईश, कपि मतलब वानरों के ईश्वर अर्थात श्री हनुमान। और आपने कहा जब दोनों पद प्रधान न हो, कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए, यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ निकले, तो वहां पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अव्ययी भाव प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जैसे भरपेट, आजीवन, आमरण, ये सारे अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। और कर्मधारय समास का नियम ये कहता है भाई पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होना चाहिए, या तो फिर पहला जो है कि पहले दूसरे का जब समास विग्रह करें तो है जो के समानता अर्थ निकलना चाहिए। जैसे गौशाला, गायों के लिए शाला, है ना। और इसके बाद मैंने कहा काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है ना, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास जिसका जो है कि उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, त्रिमुहानी, त्रिभुज, त्रिपुटी, है ना, तो ये द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। एक्ट, कैंटीन, टैक्स, पैसा। शुद्ध कौन सा लिखा है बताएंगे। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, पैसा सही लिखा है। अब देखा जाए तो भाई ये सारे के सारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। पैसा हमारा केवल हमारे यहाँ से है, तो हमने कहा एक्ट नहीं होता, ये एक्ट होता है। ये कैंटीन नहीं है, कैंटीन होता है। और ये टैक्स नहीं है, टैक्स होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों गलत थे और पैसा बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें कौन सा रस निहित है? और रस आप जानते हैं, रस का मतलब होता है काव्य के पढ़ने से मन में कैसी अनुभूति होती है, वही रस होता है। तो श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या वात्सल्य रस है? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, रस को फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कुछ भी इसमें से पकड़ लीजिए। आपको पकड़ने आना चाहिए कि भाई आप कुछ अर्थ समझ लो कि भाई उसका भाव क्या निकल रहा है। अब देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे सुकुमार छोटा मोटा या तो बहुत कोमल मत समझो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सजा जानो मुझे, मतलब यमराज से भी अगर युद्ध करना है तो मैं वहाँ भी उपस्थित रहूँगा। तो श्रृंगार रस क्या है? प्रेम की बात हो रही है? बिल्कुल गलत बात है, प्रेम की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे। शांत रस, शांत का मतलब देश दुनिया से विरक्ति का भाव आ रहा है, बिल्कुल गलत बात। जीवन से मोक्ष, मतलब जीवन से विरक्ति का भाव नहीं आ रहा है। और जब जीवन से व्यक्ति मोक्ष की कामना, इस तरीके के जब भाषा शब्द प्रयोग होने लगे तो आप कहेंगे शांत रस होगा। वात्सल्य रस का मतलब हो जाता है कि बच्चे के प्रति प्रेम जब रहता है तो वो वात्सल्य रस होता है।
यहाँ पे तो कह रहा हूँ मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसका मतलब हो गया कि भाई एकदम पूरी उत्साह से भरा हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पे वीर रस है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, शांति का निर्वेद और वात्सल्य की वत्सलता। रस मुख्यतः 8 प्रकार के थे शुरुआत में, जो कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया था। बाद में एक शांत रस जोड़ा गया तो हो गए 9, और 2 अब और नए लेखकों द्वारा, हिंदी के विद्वानों द्वारा जोड़ा गया है, भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, भक्ति का भक्ति और वात्सल का वत्सलता, इसका स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न, वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक होते रहिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख या फिर 21 लाख? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसके पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, रानी युद्ध खाली स्थान वीरतापूर्वक लड़ी। रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध से वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध बीच वीरतापूर्वक लड़ी, रानी युद्ध को वीरतापूर्वक लड़ी? बिल्कुल सरल, रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी, बिल्कुल सही हो जाएगा, खाली स्थान की पूर्ति हो जाएगी। माघ में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द क्या होगा? महावट, मनस्ताप, वान्मी, इनमें से कोई नहीं। माघ में होने वाली वर्षा के लिए महावट बिल्कुल सही जवाब है। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। महावट, माघ में होने वाली जो है कि वर्षा जो होती है उसे महावट कहते हैं। और ये मनस्ताप क्या होता है? मन में असीम दुख जब होता है, असीम कष्ट जब होता है तो उसको मनस्ताप कहते हैं। और वान्मी नहीं है, वांग्मी होता है। भाषण देने में जो चतुर आदमी होता है उसे हम वांग्मी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक साथ पानी पीती है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध वाक्य यही है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब इन सब में गलतियां क्या है ध्यान देखिएगा। बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते हैं होगा, पीती है नहीं, है ना, क्योंकि 2 लोग हो गए, बहुवचन हो गए, तो बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते हैं। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसे कहेंगे तब सही होगा। रेलवे के कई कर्मचारी, कई रेलवे का कर्मचारी क्या होता है? कई रेलवे के कर्मचारी नहीं है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसलिए ये भी गलत है यहाँ पे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अब अनेक जो है वो अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेक को अनेकों बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारतूस की भाषा का शब्द है, मतलब कारतूस कहाँ किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच, तुर्की? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच तो बिल्कुल सही जवाब है। जो कारतूस है वो फ्रांस से ली गई भाषा है और ये फ्रांस से, हिंदी को छोड़ के बाकी जो कहीं दूसरे देश से लिया गया है उसको हम विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज। तो ये विदेशज शब्द है, कारतूस फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वर्ग कंठ है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। क वर्ग जो है वो कंठ है। अब समझिएगा बात को, अब पूरी उच्चारण स्थान को आपको क्लियर कराते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जब कभी भी किसी वर्णमाला को, किसी वर्ड को हम उच्चारित करते हैं तो वो हमारे किस स्थान से, हमारे पूरे किस अंग से जो है उच्चारित होता है, किस अंग से वो बोला आता है, उसका जिक्र होता है उच्चारण स्थान में। अब ये क वर्ग का मतलब क ख ग अंग, तो क ख ग घ अंग जब बोलेंगे तो ये कंठ से निकलता है। च छ ज झ इया बोलेंगे तो ये तालु से निकलता है। पूरा लिखते जाइएगा। ट वर्ग जो है वो ट ठ ड ढ अड़ बोलेंगे तो ट ठ ड ढ अड़, ये मूर्धन्य से निकलता है। मूर्धन्य मतलब जब आप इसको बोलते हैं तो जिह्वा मुड़ जाती है। ट ठ ड ढ अड़ बोल के देखिएगा। त वर्ग जो है जब हम इसको बोलते हैं त थ द ध न तो हमारी जिह्वा जाके दांत से टकराती है, इसलिए दंत कहते हैं इसको। उच्चारण स्थान क्या है? दंत। अब एक और बचा है प वर्ग। प वर्ग जब बोलते हैं तो प फ ब भ म तो हमारा ओष्ठ एक दूसरे से टकराता है, तो हम कहते हैं
इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब स्वरों की बात कर लेते हैं। अ आ है ना, और उसमें ह बचा हुआ था तो ह, ये कंठ है। ई और श की बात कर लेते हैं तो ये तालु होते हैं, है ना। उ है ना, उ जो होते हैं ये होते हैं ओष्ठ से, है ना। और ए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछाता है, इसे कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, क्योंकि कंठ और तालु दोनों से मिलकर बना होता है। इसके बाद कह रहे हैं ओ औ, तो जो ओ औ है ना, ये है आपका कंठोष्ठ। अ और ऊ से मिलकर बना है तो कंठोष्ठ हो जाता है। और री ऋषि जो होता है वो मूर्धन्य होता है। री बोलिए आप, तो जिह्वा मूर्ति है आपकी, तो री ऋषि मूर्धन्य से उच्चारण स्थान हो जाएगा। आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए कपट तो बिल्कुल सही जवाब है। पुल्लिंग शब्द के लिए और स्त्रीलिंग शब्द के लिए आपको वाक्य का प्रयोग देखना होगा। सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता, तो ताजमहल की सुंदरता। अब सुंदरता के पहले की का प्रयोग, अगर का प्रयोग होता तो ये पुल्लिंग हो जाता, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। तुम्हारी मूर्खता, रोहन की मूर्खता, रोहन का मूर्खता तो नहीं कह सकते ना, तो रोहन की मूर्खता, तो ये भी स्त्रीलिंग है। निद्रा है ना, उसकी निद्रा, तो हम ये भी स्त्रीलिंग, लेकिन उसका कपट अच्छा नहीं है, तो आपने कहा कपट क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। को, ये जो को है वो इससे किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। आप जानते हैं कर्ता का कारक जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध काके के, संबोधन हे अरे, अधिकरण में पर। ये कुल मिला के 8 कारक होते हैं, एकदम रट लीजिए। फिर से बोलते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष तो बिल्कुल सही जवाब है। मुझे जो है वो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम देखिए, सर्वनाम की बात आ गई तो सर्वनाम को समझिएगा। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जहाँ संज्ञा को हटा करके किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है मैं, तुम, वह। अब मैं से मिलके, मैं से मुझे, में जो है कि हम, हमें, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये उत्तम पुरुष होते हैं। मैं, तुम, ये जो क्या होता है ये मध्यम पुरुष होता है, और वह अन्य पुरुष होता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष, किससे बोल रहा हूँ वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, और किसके बारे में बोल रहा हूँ वो हो जाएगा अन्य पुरुष। ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो आपने कहा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपने कहा उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाता है। अगला प्रश्न, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? यहाँ विशेष्य इनको लिखना था, विशेष्य है। ठंडा पानी, ठंडा, ठंड, पानी, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अब यहाँ ठंडा पानी, विशेषण विशेष्य आ गया, ठंडा और पानी। जिस शब्द की, अब ये संज्ञा है, संज्ञा के पहले जो आ जाता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषता किसकी बतला रही है? पानी की। जिसकी विशेषता बतलाएं वो विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। ये हो गया विशेषण और ये हो गया विशेष्य। ठीक है, अगला प्रश्न, यह अंतिम प्रश्न है। सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं। इस वाक्य में चौड़ी क्या है? सहायक कर्ता, पूरक, मुख्य क्रिया या पूरक कर्ता? आपको इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सही उत्तर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।